हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस के सुमन। हमें लगा कि 2020 में जो कोरोना वायरस का प्रभाव दिखा है और उसके कारण जो चीन और विश्व के बीच में जो रिलेशन है उससे संबंधित चीजों को हम एक ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपके साथ शेयर करें। यह हमारा जो ऑडियो लेक्चर है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो भारत सरकार की एक एनजीओ के रूप में काम करता है ना, उसने एनुअल रिपोर्ट भी वो जारी करती है। दरअसल ये जो है 1990 के दशक में जब न्यू इकोनॉमी एरा में हम लोग एंट्री किए थे, अर्थात 1990-91 का जो रिफॉर्म है भारत का इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो समस्याएं आई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक में और ट्रेड में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1990 से जर्नी 1990 स्टार्ट किया गया इसको। इसी के संदर्भ में हम जो आपके साथ बात करेंगे वो ये बेसिक इसका है, ये फीचर आप देख लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं। यह हमारा चाइना है जिसको लेके हम आपके साथ बात करने वाले हैं आज जो ऑडियो में। चाइना को आईना दिखाने वाला साल, यह हमारा शीर्षक है। इसी के संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं। बीते कुछ दशकों में किसी एक साल ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शायद ही इतना प्रभावित किया हो जितना 2020 ने। इस साल की शुरुआत ही चीन के वुहान से निकले उस कोरोना वायरस से हुई जिसने जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। इसका प्रकोप इतना बढ़ गया कि कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। चूंकि इसका कोई उपचार नहीं था तो इसके संक्रमण से बचने का लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने ऐसे ही किया। परिणाम स्वरूप जिंदगी थम सी गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। सेहत पर मंडराए इस संकट ने सामान्य जीवन से लेकर रोजगार आदि सभी पर घातक प्रभाव डाला। स्वाभाविक है कि यह साल आपदा से जुड़ी तमाम त्रासदी तस्वीरों के लिए भी याद रखा जाएगा। दुनिया के अधिकतर देशों ने चीन को ही इस आपदा का असली दोषी माना। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नवंबर 2019 में ही चीन में इस वायरस की व्यापक मौजूदगी के बावजूद बीजिंग ने वैश्विक समुदाय को समय से इसकी सूचना ही नहीं दी। हद तो तब हो गई जब वैश्विक समुदाय को इस वायरस के बारे में पता चला तो चीन ने बड़ी चतुराई से इसे छिपाकर इसमें पर्दा डालने का प्रयास करता रहा। यहाँ तक कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO को इसकी सूचना देने के बजाय उस पर अपने प्रभाव से शिकंजा कसा। इसी कारण WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित करने में विलंब तो किया ही, साथ ही इसके लिए चीन को जिम्मेदार मानने से ही इनकार कर दिया। WHO पर चीनी दबाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अपनी जांच टीम चीन भेजनी थी तो वह भी बीजिंग की शर्तों पर ही। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस महामारी को लेकर जवाबदेही तय करने और व्यापक जांच का मुद्दा उठाया तो चीन ने अपनी आर्थिक दबदबे से उल्टे उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे चीन के प्रति बन रहे नकारात्मक धारणा को और बल मिला। इतना ही नहीं, जब दुनिया इस वैश्विक महामारी से साथ मिलकर लड़ रही थी तो चीन इस नाजुक वक्त का लाभ उठाने के लिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाने के अवसर तलाशने का दुस्साहस किया। उसने जापान के सेनकेकु द्वीप से लेकर चीन के सागर में अपनी पड़ोसियों को परेशान करने का प्रयास शुरू कर दिया। अपने यहाँ लोकतांत्रिक समर्थक और चीनी सरकार पर सवाल उठाने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार और उसकी असली चरित्र को उजागर किया। हालांकि जब उसने हिमालयी क्षेत्र में भारत को चुनौती देने की कोशिश की तो भारत ने न केवल इस कड़ाई से प्रतिकार किया बल्कि चीन की किसी धांस या धमकी को तवज्जो नहीं दी। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र में से एक लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य के समक्ष चीनी सैनिक कहीं नहीं टिके। इस तरह भारत ने चीन द्वारा बनाए जा रहे दबाव की हवा निकाल दी। इस घटना ने
दुनिया और खासकर चीन से डरे हुए देशों में यह भरोसा जगा दिया कि भारत चीनी वार का न केवल पलटवार कर सकता है बल्कि माकूल जवाब भी दे सकता है। नतीजा यह हुआ कि जिस ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमकाया वह भारत के साथ मिलकर मालाबार युद्ध के लिए आगे आया। वर्षों से ठंडे पड़े क्वाड जैसे मंच को गति मिली जो भविष्य में चीन की चुनौती को मजबूती से मुंहतोड़ जवाब दे सकता था। सामरिक मोर्चे के अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। उदाहरण के तौर पर चीन जिस हिंद प्रशांत रणनीति को खारिज करता आया है उसे इस साल व्यापक मान्यता हासिल हुई। अमेरिका, यूरोप देश और यहां तक कि आसियान राष्ट्रों द्वारा इस क्षेत्र के महत्व को स्वीकारते हुए अपनी नीतियों को बनाने से स्पष्ट है कि अब इस अवधारणा को स्वीकृति मिल रही है जो चीन के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। भारत को घेरने की नीति मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी योजनाओं को भी धक्का लगा। श्रीलंका में राजपक्षे बंधुओं की सत्ता के बावजूद चीन को वहां उनके पहले कार्यक्रम जैसा भाव नहीं मिल रहा। इसके विपरीत श्रीलंका भारत से संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है। मालदीव भी इसी नक्शे कदम पर भारत से प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है, चाहे वह हेल्थ के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक मूल्यों हो। सभी क्षेत्र में भारत के साथ संबंधों में मिठास बढ़ाने का प्रयास तेजी से हो रहा है। यहाँ तक कि म्यांमार जैसे देश बीजिंग को आईना दिखा रहे हैं। नेपाल में हालिया राजनीतिक उठापटक में भी चीनी हस्तक्षेप को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिससे वहां की राजनीतिक बिरादरी में गहरा असंतोष है। और तो और अफगानिस्तान ने चंद रोज पहले हुए जासूसी कांड में चीन से जवाब मांग लिया है। आर्थिक मोर्चे पर भी इस साल चीन को काफी चुनौती झेलनी पड़ी है। दुनिया के करीबन 70 देशों ने अपने यहाँ 5G की होड़ में उस हुआवे कंपनी को बाहर कर दिया जिसे चीन कभी राष्ट्रवाद की प्रतीक के रूप में देखता आया है। चीन की तमाम कंपनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयां ले जा रही है। अमेरिका इसमें खास रुचि ले रहा है। वहीं जापान ने तो चीन छोड़ने वाली अपनी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज तक का ऐलान किया है। भारत भी इससे बनने वाले अवसरों को भुनाने में जुट गया है, जो रंग लाते भी दिख रहा है। बीते दिनों देश में कई उद्योगों, विशेषकर स्मार्टफोन निर्माण के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्प दिखाई है। उनमें से कुछ संयंत्र तो काम भी करने लगे हैं। इसी प्रकार देश में जहां पीपीटी किट जो बन नहीं रहे थे उनकी भी अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सैमसंग द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल उत्पादन इकाई नोएडा में स्थापित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि कई कंपनियों का रुचि भारत और भारतीय बाजार के साथ साथ यहाँ की प्रतिभा को अवसर के रूप में देख रही है। इस कोरोना काल में भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में रणनीति बनाई है वह इस समय एक अवसर से कम नहीं है। भारत ने कई ऐसे कदम उठाए जैसे सॉफ्टवेयर उत्पाद, चीनी ऐप पर बैन, पीपीटी उत्पाद इत्यादि ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान किया है। जरूरी यह है कि आर्थिक सुधार और अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने और उस पर दृढ़ता से काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव न दिखे, तभी हम इस सशक्त राष्ट्र और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसे समय में यह सब चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं, वह भी तब जब वह अपने आप को वैश्विक नेतृत्व के दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने में जुटा था। इस साल चीन के प्रति दुनिया में दुर्भावना बढ़ी है। इसी कारण दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई है। परिणाम स्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदल रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह साल वैश्विक विनिर्माण ढांचे के पुनर्गठन का भी साल रहा है और इस मामले में
चीन की जमीन खिसक रही है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति में भारत जैसे देश मजबूती के साथ उभरे हैं। अपने संसाधनों के सापेक्ष भारत ने कोरोना आपदा का कहीं बेहतर तरीके से सामना करके भी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। ऐसे में यदि भारतीय नेतृत्व अपनी नीतियों पर ऐसे ही अग्रसर रहा तो चीन का उतार और भारत की उभार को सुनिश्चित किया जा सकता है। Thank you for watching. Please subscribe my channel and share. दोस्तों, जब आप उधर से रिस्पॉन्स देंगे, कमेंट करके बताइए आपको ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा। इसके बाद अगर आप कुछ ऐसे दूसरे टॉपिक पे भी इस प्रकार का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट में बताइए। हम आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का यहाँ प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष चीज़ों को काम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।